हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम प्रैक्टिस करेंगे 1 से 5 बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। आज हम बिहार प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के प्रैक्टिस को कुछ आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले वीडियो में 36 तक कंप्लीट कर चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जा करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर ये रीजनिंग का कुछ सवाल है जो हमने पिछले वीडियो में करवाया था, तो आज हम इसी के आगे का कंप्लीट करवाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया था, हमने 36 नंबर का क्वेश्चन हल करवा दिया था। अगर नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो आप जा करके प्लेलिस्ट में शेष वीडियो को देख सकते हैं और उसके आगे आप यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि 36 को हम दोबारा हल करवाएंगे और समझेंगे कि क्या है 36 के नंबर में। तो 36 में ये हुआ था कि जैसे कि अगर ये देखो रीजनिंग का है तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में समझा नहीं सकते यहाँ पे, तो कुछ जो ज़्यादा कठिन होंगे हम इसको अगले वीडियो में करवा देंगे। जैसे कि इसमें जो आंसर हमारा होगा इसका हम बता सकते हैं। जैसे कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्लेम को लिखा गया है, क्या फ्लेम को लिखा गया है 69431 और मॉक्ड को लिखा गया है 3872। तो इस कोड भाषा में फैक्ट को क्या लिखा जाएगा? तो जैसे यफ जो होता है, यफ किस नंबर पे आता है? यफ का नंबर होता है 6, है ना। यफ क्या है? यफ 6 स्थान पे, यल है जो 9 पे है और ए 4 पर है, यम 3 पर है और ई जो है 1 नंबर पर दिया है। ऐसे यहाँ पर मॉक्ड को यम का नंबर जो है वो क्या दिया है? 3 नंबर दिया है, MOCT। तो इसी में देखो ये फैक्ट जो लिखा हुआ है ये इसी नंबर से, मतलब कि इन्हीं अक्षरों से मिल करके फैक्ट बना है। अर्थात इसमें देखेंगे यप का जो कोड है क्या है? यप का कोड है 6 है। तो हमारा पहला जो यप का जो कोड होगा वो हमारा 6 होगा। और इसके बाद जो ए का कोड है, ए का कोड की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो FLA, ए के कोड में 4 दिया है तो हमारा दूसरा कोड 4 होगा। फिर इसमें सी की जो है, अब मॉक्ड में देखेंगे पीछे से दूसरे नंबर पर है तो पीछे से दूसरे नंबर पर यहाँ 7 है तो हमारा 7 होगा। और उसके बाद जो टी का नंबर आ रहा है तो जो टी का नंबर इसमें जैसे टी यहाँ पर क्या दिया है? टी यहाँ पर 2 दिया है। अर्थात हमारा जो आंसर इसमें सही जाएगा 6472। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 6472 दूसरा ऑप्शन सही है, वो पहला ऑप्शन सही है। तो 36 का क्या सही होगा? ये पहला वाला सही होगा, 6472। आगे हम देखेंगे 36 नंबर का, देखेंगे कि क्या है इसमें। 36 में जैसे पक्षी जैसे घोंसले से संबंधित है, वैसे आदमी है किससे संबंधित होगा? तो आदमी जाहिर सी बात है घर से संबंधित। जैसे कि पक्षी घोंसले में रहता है तो आदमी का निवास स्थान कहाँ पर होगा? तो घोंसले में, आदमी का स्थान का होगा घर में। ऐसे 38 नंबर जो है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 वर्ष है, एवं अन्य जो है 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो 15वें विद्यार्थी की उम्र बतानी है ना। तो यहाँ पे जो 15 विद्यार्थियों की औसत 15 है तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ द टोटल निकालेंगे कितना होगा। तो 15 अगर है और 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तो इसको हम कैसे करेंगे? ये है मैथ का कैलकुलेशन। तो हम मैथ का अगले में करा देंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और एक कैलकुलेटिव है तो हम आगे का, जैसे कि एक वस्तु का करिए, ये भी मैथ का है। फिर है एक शहर की आबादी, है ना, ये भी मैथ का। और ये है रीजनिंग का। तो इसमें हम इसका आंसर बता दे रहे हैं कि इसका क्या करना है। जैसे कि एक विशिष्ट कोड भाषा में हम गेम को क्या लिखते हैं? HCPI, हिप्पी लिखा। और इस कोड में प्ले को क्या लिखा जाएगा? इसी कोड में प्ले को क्या लिखेंगे? अर्थात 41 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या लिखेंगे? जैसे जी के बाद क्या आता है? GH 1 नंबर है। ए के बाद इसमें +2 किया गया है, यम में +3 किया गया है और ई में +4 किया गया, तब जा करके क्या बना ये, है ना। जैसे कि गेम लिखा हुआ है, गेम में जब हम +1 करेंगे तो हमको यच मिलेगा। और जैसे कि ए में +2 करेंगे तो हमको प्राप्त होगा क्या? सी प्राप्त होगा। ऐसे यम में जब हम
जब हम इसमें 3 करेंगे +3 तो ये हमको प्राप्त होगा, यम में +3 करेंगे तो p प्राप्त होगा। और इसी तरह ई में +4 कर देंगे, +4 करेंगे तो हमको प्राप्त होगा i। ठीक है, तो इसी तरह से हमको प्ले में करना है, PLAY। ठीक है, प्ले में 1 जब जोड़ोगे तो p के बाद क्या आता है, p के बाद q आएगा। और l में +2 करना है तो l है यम यन अर्थात यन आएगा। और ऐसे a में 3 जोड़ना है, a में +3 जोड़ोगे तो B C D तो यहाँ पर D आएगा। और वैसे y में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, y में हम 4 जोड़ेंगे तो हम फिर दोबारा y है जड़, यक्स जड़ के बाद A B C अर्थात 4 जोड़ेंगे तो हम C पे पहुँच जाएंगे, अर्थात QNDC। QNDC हमारा पहला ऑप्शन ही सही करेक्ट है, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देखो इसमें टाइम कितना लग रहा है, ऐसे मैथ में बहुत सारा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम सोचते हैं कि जो इसमें इम्पोर्टेंस है GS है वो हम करवा देंगे जिससे कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे 42 में देखा जाएगा, 42 में कौन सा आंसर सही होगा। 42 की बात करेंगे कि दी गई आकृति में से कौन सी आकृतियों को मतलब चुनना है जिसमें प्रश्न आकृति दिया गया है। इसमें आप बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न है इसमें उत्तर आकृति को हमको चुनना है कि कौन सा सही होगा इसमें से, मतलब कि ये भाग इसमें किस चित्र में बना हुआ है आप इसको ढूंढ के यहाँ पे बताना है। जैसे कि यफ बना है तो यफ किस में बना होगा, किस चित्र में बना हो सकता है यफ। तो यफ देखा जाएगा तो किस में बना है, क्या इसमें बना है, इसमें नहीं है ना इसमें है ना इसमें है, और यफ इसमें भी नहीं है, अर्थात इसमें यफ बना हुआ है। तो कैसे बना है, तो ये कुछ ऐसे करके बना, देखो ये थोड़ा सा बताते हैं समझाते हैं क्या है। जैसे अगर इसमें हम यफ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जैसे एक लाइन ऐसे गया है फिर यफ है ना, और इसी के अंतर्गत आएगा यूँ करके, तो यहीं पे इसमें है, अर्थात ये इसका जो 42 का है, 42 का बी नंबर अर्थात दूसरा वाला सही है ना, दूसरा वाला सही है बी नंबर। आगे हम देखेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, मतलब कि जो ट्रायंगल है इसके अंदर कितने हैं। तो इसका एक फार्मूला भी होता है शायद 4n+1। n जो है छोटा त्रिभुज है, तो छोटा त्रिभुज की संख्या कितना है, एक ही है, तो 1 रखेंगे और 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4×4 या 4×4 + 1 अर्थात 5 होगा। तो 5 नंबर कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है ना, तो इसमें 5 आएगा। ये फार्मूला है, आप इसको याद कर लें या नोट कर सकते हैं। हम इस फार्मूले को दोबारा लिख दे रहे हैं ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा कि इसके ऊपर पेन भी चले थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा 2 मिनट, चलिए देखते हैं। अब इस त्रिभुज में हमको ये बताना है कि कितने ट्रायंगल हैं इसमें, है ना, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो आइए देखते हैं। ये इसका एक फार्मूला होता है, जैसे कि ये है ना छोटा इसके अंदर है, तो इसका जस्ट फार्मूला ये होता है कि जैसे 4n है और +1 है ना, ये इसका फार्मूला है। अगर इसके अंदर और भी चित्र बना दिए जाएं, मतलब कि ट्रायंगल बना दिए जाएं कुछ ऐसे करके, तो तब भी हम इसमें यही फार्मूला लगाएंगे 4n+1 करके। तो इसे कैसे लगेगा, इसमें 5 होगा। अब जैसे n जो है छोटे त्रिभुज की संख्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, तो स्मॉल ट्रायंगल इसमें कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे हम 4×1 रखेंगे +1 करेंगे, तो 4×4 और +1 तो बराबर 5, तो ये 5 आएगा। अब इसमें देखा जाएगा इस वाले चित्र में तो छोटा ट्रायंगल कितने हैं, 2 ट्रायंगल हैं, 1 और 1 2, तो इसका फार्मूला रखेंगे 4×2 + 1, तो 4 दूनी 8 है ना, कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9, अर्थात इसमें कितने ट्रायंगल, 9 ट्रायंगल आएंगे, तो 9 हो जाए। इसलिए इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 2 खंड हैं, ठीक है, एक कक्षा में कितने खंड हैं, 2। लिखा है इसमें कि एक कक्षा में 2 खंड ए एवं बी हैं जिनमें क्रमशः 36 एवं 44 विद्यार्थी हैं। खंड ए का जो औसत वजन है वो 40 किलोग्राम है एवं खंड बी का औसत वजन 35 किलोग्राम है। संपूर्ण कक्षा का औसत वजन ज्ञात करना है। तो संपूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना होगा, तो देखा जाए इसे एक कक्षा में कितने हैं, 2 खंड ए और बी में बांटा गया जिनमें क्रमशः 36 एवं 44 विद्यार्थी हैं।
ठीक है, 36 और 44 विद्यार्थी इसमें हैं। तो खंड ए के 36 विद्यार्थियों का वजन कितना होगा? अब ये कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, ठीक है, तो हम इसको अगले में बताएंगे, केवल इसमें मैथ ही रहेगा। अब यहाँ पर भी 44 नंबर का क्वेश्चन भी है, 44 नंबर का भी क्वेश्चन है। तो इसको भी एक आयत की परिमिति एवं उसकी चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, तो हम इसे भी अगले में बताएंगे डिटेल्स में। अब यहाँ पे दो भिन्न का योग दिया है, रूप में ज्ञात कीजिए, रूप में ज्ञात करना है। तो इसमें से हम बता सकते हैं कि ये इसका 1 नंबर सही है। फिर ऐसे करके 47 देखेंगे, ये भी क्या मैथ है और इसको भी घंटी है, इसको भी छोड़ देंगे। फिर हम दिए गए विषम शब्द को चुनना है ना, रीजनिंग है तो रीजनिंग समझ सकते हैं कि जैसे 49 में है, इसमें विषम क्या है, कार, ट्रक और सड़क। तो सड़क क्या होगी, यही हमारा क्या होगा, अलग भिन्न है ना। तो कार, सड़क और ट्रक, तो क्या होगा इसमें ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही है। तो इसमें हम लगा सकते हैं सड़क, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि 4, 6, 10, 18, 34, ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सी संख्या आएगी, ये आप बता सकते हैं। तो 4, 6, 10 और 18 और 34 में से कौन सी संख्या 50 में से सही है? तो बताइए क्या सही हो सकता है। अब इसको हम कैसे सही करेंगे, तो चलिए जानते हैं इसको कैसे सही किया जाएगा। चलो इसको फिर रेस करते हैं कि क्या है, फिर बताते हैं और समझाते हैं। चलो देखो, इसमें जैसे कि 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 10 आया, 10 के बाद 18 आया, 18 के बाद 34 और 34 के बाद क्या आएगा। तो देखो 4 है, 4 में 2 जोड़ दिया गया तो 6 आ गया, है ना। ऐसे 6 है, ठीक, और 6 में 4 जोड़ दिया गया तो 10 आ गया। ऐसे जब 10 है और 10 में 2 दूनी 4 और दूनी 8 जोड़ दिया जाएगा तो इसी का 18 हो जाएगा। अब 18 में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 8 6 14, 1 1 2 3 34 आ जाएगा। ऐसे 34 प्लस 8 दूनी 16 दूना 32 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 66 आ जाएगा। अर्थात जो हमारा अगला नंबर होगा 66 होगा। तो इसका कौन सा नंबर सही है, इसका सही जाएगा दूसरा ऑप्शन सही है, 66 नंबर सही है, 2 ऑप्शन सही है दूसरा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो मिरर इमेज इसका क्या बनेगा। अगर हम मिरर में देखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा क्या कौन सी आकृति बनेगी। तो ये तो बहुत आसान है, आप बता सकते हैं कि क्या होगा इसका जब मिरर इमेज देखेंगे तो आप जानते हैं, तो इसकी जो तीर होगी कुछ इस साइड से होगी और ये वैसे ही रहेगा, अर्थात तीर बदल जाएगा ना। सेम आकृति तो वैसे दिखेगी लेकिन तीर क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसमें जो है चित्र कैसे बना हुआ था, तो इसमें तो ये देखो सेम तरह है, ये भी सेम तरह है, लेकिन इसमें जो बिंदु है ना ऊपर नीचे है, देखो दोनों बिंदु ऊपर हैं तो बिंदु भी क्या रहेगा, कुछ ऐसे ही बनेगा, देखो ऐसे ऐसे करके। तो ऐसा चित्र कहाँ पर बना है, तो हमारे ख्याल से ये चित्र बना हुआ है सी नंबर, तो इसलिए इसका सी तीसरा नंबर सही है। सी कहाँ है, तीसरे नंबर पे। अगला है कि एक विशिष्ट कोड को भाषा में फाउंड लिखा जाता है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसका क्या हो सकता है। तो देखो इसमें सब देखो यफ के बाद आई, तो यफ में कितना, यफ का कोड कितना, यफ का कोड होता है 6 और आई का कोड होता है 9, है ना। तो आई का कोड क्या होता है, 9 होता है। तो इसमें केवल 3 जोड़ा गया है, जैसे यफ से और ओ है। तो 52 में 52 का सही जाएगा, 52 का तीसरा सही है, आप इसको कर सकते हैं प्लस करके। और ये मैथ का है, छोड़ देंगे, ये भी मैथ है, कर लेंगे आप सभी लोग। और ये भी मैथ है, फिर आगे है, और ये भी मैथ ही है, ठीक है। ये भी, ये क्या है, रीजनिंग का। वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग है। अभिनेता, कहानी, निर्देशक, कौन सा है, ड्रामा का। मतलब कि उस शब्द को चुनना है जो दिए गए अनिवार्य भाग हैं, मतलब दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग है, जैसे अभिनेता, कहानी, निर्देशक। तो कौन इसका मुख्य भाग हो सकता है। तो 58 का कौन सा नंबर सही है, तो इसका दूसरा वाला सही है, कहानी। ड्रामा के लिए क्या होना चाहिए, कहानी जरूरी है ना, इसलिए हमें इसका दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला सही है। हमको क्या होना चाहिए, ड्रामा के लिए कहानी जरूरी है।
59 नंबर है, यदि एक महीने की 13 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ये भी रीजनिंग है, हम अगली वीडियो में बताएंगे, किसी दिन एक सारा का एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इसमें इतना ही है, ठीक है। और श्रृंखला में लुप्त पद क्या होंगे, तो हम इसमें से टिक कर सकते हैं। 59 का जो सही जाएगा, 59 का तीसरा मंगलवार होगा, और 60 जो नंबर होगा इसका ये पहला सही होगा, है ना, 22। आगे का क्वेश्चन है कि यदि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत नष्ट हो जाता है और उपलब्ध ऊर्जा का केवल ... ही अगले स्तर तक पहुंच पाता है। तो 90% खर्च हो जाता है, 10 ही % क्या होता है, पहुंच पाता है। इसलिए 61 का जो होगा वो, ये 61 है क्या, 61 का दूसरा सही है, ठीक है। 90% होता है जो खर्च हो जाता है, और मात्र 10 ही % जो होता है ये स्थानांतरण होता है। मतलब खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान, ठीक है, उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग 10 ही % नष्ट हो जाते हैं, और उपलब्ध ऊर्जा का केवल मात्र 10% ही अगले स्तर तक पहुंच पाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊर्जा का मात्रा क्रमिक पोषीय स्तरों पर घटती जाती है। 62 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि एक पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों की अंतिम समूह जीवाणु और कवक हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। एक पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का जो अंतिम समूह जीवाणु और कवक हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या अपघटक। तो इन्हें हम तो सिंपल सा क्या कह सकते हैं, अपघटक कहेंगे। इसलिए जो हमारा उत्तर सही जाएगा, क्या सही होगा, तीसरा अपघटक सही है। 63 है कि भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के लिए अनुशंसित न्यूनतम भूमि क्षेत्र क्या है। तो 63 का कौन सा सही जाएगा, 63 का सही जाएगा तीसरा, अर्थात 33% होना चाहिए। मतलब समझ रहा, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य देश के कुल क्षेत्र का कम से कम कितना होना चाहिए, 33% भाग पे, मतलब कि 33% भाग वन या वृक्ष आच्छादन होना चाहिए। पहाड़ियों और पर्वत क्षेत्रों में इस तरह के कवर के तहत 2/3 क्षेत्र को बनाए रखने का उद्देश्य होना चाहिए, है ना। तो आइए अगर हम 64 का क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, क्यूप्राइट, ग्रेफाइट या हेमेटाइट का प्रयोग किया जाता है। तो स्नेहक के तौर पर किसका प्रयोग करते हैं, क्यूप्राइट का, ग्रेफाइट का या हेमेटाइट का। तो 64 नंबर कहता है ये हम ग्रेफाइट, स्नेहक के तौर पे हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। तो स्नेहक के तौर पे ग्रेफाइट का जो उपयोग होता है स्नेहक के रूप में, इसकी फिसलन प्रकृति के कारण किया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट में ग्रेफाइट की परतों के बीच कमजोर वंडरवाल बल होता है, ठीक है, और बल होता है जो इसे फिसलन प्रकृति का बना देता है। पेंसिल में भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और ग्रेफाइट जो होते हैं ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट क्या है, ये ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का अच्छा संवाहक होता है। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एल्युमिनियम की सतह अक्सर एनोइड्स होती हैं। इसका अर्थ निम्नलिखित में से किसके परत का निक्षेपण है। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का, है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत के निक्षेपण को एनोडीकरण कहा जाता है, और एल्युमिनियम सतह की अक्सर एनोडीकृत किया जाता है। आगे 66 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है, पीतल, जिंक, स्टील। तो कौन सा ऐसा है जो मिश्र धातु नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 66 का उत्तर जो सही जाएगा नंबर 2 सही चला जाएगा, क्योंकि ये जो है मिश्र धातु का मिश्रण नहीं है, मतलब ये मिश्र धातु नहीं है। शेष पीतल और स्टील जो हैं ये मिश्र धातु हैं। जैसे जिंक की एक, तो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है, तो उत्तर क्या होगा हमारा, ये उत्तर सही होगा, जिंक नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को लोहे पर लेपित किया जाता है। मतलब गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को लोहे पर लेपित किया जाता है। जिंक, कैडमियम या लेड को लेपित किया जाता है। तो 67 का नंबर है, ये जिंक को लेपित किया जाएगा। और संक्षारण किसके परिणाम स्वरूप होते हैं। केवल भौतिक अपक्रियाएं हैं, केवल रासायनिक अपक्रियाएं हैं, या वायु है, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो संक्षारण किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो यह एक रासायनिक अपक्रिया है, अर्थात 68 का 2 नंबर। हमारे घर में विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं। तो हमारे घर में जो विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं, ये स्रोत के साथ समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। स्रोत के साथ 70 नंबर है कि दबाव की इकाई क्या है। तो न्यूटन प्रति मीटर वर्ग या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसको हम न्यूटन वर्ग मीटर भी बोलते हैं, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी दाब का मात्रक है। दाब का एक अन्मात्रक होता है, वो पास्कल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि दाब के एक अन्मात्रक हैं जिसे हम पास्कल कहते हैं। 71 क्वेश्चन है कि किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। किसी पेड़ की जो आयु होती है किसके द्वारा। संकेंद्रित वलयों की संख्या की गणना करके, या ट्रंक के नोड्स और इंटर नोड्स की गिनती करके, या पेड़ के तने की परिधि को माप करके, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हम इसमें से संकेंद्रित वलयों की संख्या की गणना करके हम पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 72 नंबर है कि मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो किसके भीतर मौजूद होती हैं। तो ये फेफड़े के अंदर मौजूद होती हैं। मेरा देश मेरा जीवन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। मेरा देश मेरा जीवन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, या लाल कृष्ण आडवाणी। तो 73 नंबर का क्वेश्चन होगा लाल कृष्ण आडवाणी मेरा देश मेरा जीवन के पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। ये कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग रक्त कैंसर अर्थात ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। 74 नंबर का क्वेश्चन होगा कोबाल्ट 60। और कोबाल्ट 60 जो होता है रक्त कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 एक कृत्रिम रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप्स होता है, और यह परमाणु रिएक्टरों में कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। बोरान, जिंक या सोडियम। तो इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये होगा सोडियम की। कौन से पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो सोडियम नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, और ये संतुलित भोजन या संतुलित पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनमें बोरान आता है, तांबा, लोहा, मैग्नीज और मोलिब्डेनम, जिंक, निकिल और क्लोराइड शामिल होते हैं, बट सोडियम शामिल नहीं है। सोडियम शामिल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। 75 क्वेश्चन देखेंगे, 75 क्वेश्चन हम अगले दिन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।